नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में बताऊंगा। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मतलब क्या बता रहा हूँ। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मतलब ये होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल बाहर से अंदर कैसे आ रहा है, अंदर से बाहर क्या जा रहा है, एनर्जी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, एटीपी कहाँ खर्च हो रहा है, ये सब चीज आपको पढ़ना होगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट, जितने मॉलिक्यूल्स इधर बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, इधर उधर जो हो रहा है वो कैसे होता है और कितना टाइप्स का हो सकता है, चैनल्स क्या होता है, कैरियर्स क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होता है, चैनल्स के थ्रू कैसे जाता है और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कैसे आपका मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, उसको नोट डाउन कीजिएगा जहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप शुरू करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सपोज अगर आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, सपोज ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो आपको पता है कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में कर दे रहा हूं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके आपका मॉलिक्यूल्स रहता है मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ऐसे करके, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर इन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस समझ लो इसको, ये अगर मैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस समझ लूं और इसको अगर मैं साइटोसोल समझ लूं या साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं, तो अब ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि बताओ O2 है, CO2 है, N2 है, गैसेस है, यूरिया भी है, आपका ग्लूकोज भी है, सोडियम है, पोटासियम है, बोलो इसमें से O2, CO2, N2, यूरिया, ग्लूकोज, सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, आयन जितना भी है, सबसे पहले सबका कौन पहले आपका डिफ्यूज कर जाएगा मेम्ब्रेन को और अंदर चले जाएगा। ऐसे आपको सीरीज बनाना बोलेगा, वो CSIR नेट हो जाए, आपका गेट हो जाए, आपका गैट भी, JNU लाइफ साइंस हो जाए, आपका BHU का एंट्रेंस एग्जाम हो जाए, कोई भी आपको बोर्ड का एग्जाम हो जाए, यहां से क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा। क्या पूछेगा? पूछेगा कि ये सीरीज बताओ कि कौन सा जल्दी मतलब ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। तो आपको बताना चाहता हूं एक चीज, हो सकता है आपको क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा वहां से ये ऑक्सीजन ये सब नहीं हो, तो लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा क्या होता है। कोई भी मॉलिक्यूल, मैं पहले ही बताया था, अगर दो तरह का होता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक, होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर लिपिड सॉल्युबल होता है तो वो भाई सब पास कर जाएगा, ठीक है, बिना एनर्जी के थ्रू ही पास कर जाएगा। अब बहुत सिंपल मॉलिक्यूल है, जैसे गैसियस मॉलिक्यूल होता है आपका, ये सब ना बहुत सिंपली और बहुत ही आसान से बाहर से अंदर की तरफ आ जाता है, कोई भी एनर्जी का या ट्रांसपोर्टर मेम्ब्रेन का जरूरत नहीं होता है। लेकिन भाई साहब कोई भी अगर चार्ज मॉलिक्यूल, जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम होगा, क्लोराइड हो गया, आपका मैग्नीशियम होगा, कोई भी चार्ज जिसके ऊपर चार्ज है, चार्ज मतलब क्या बोलना चाहता हूं, चार्ज मतलब अगर Mg2+ बोल रहे हैं प्लस, तब आपको Mg2+, ये जो भाई साहब है ये इधर अंदर बाहर नहीं कर सकता है। अगर घर के बाहर, हम लोग पता है कि घर के बाहर चल गए तो बाहर के अंदर आना पड़ेगा, तो उसके आने के लिए आपको परमिशन चाहिए, तो परमिशन आपको देगा नहीं, जब तक देता नहीं। कौन नहीं देता? क्योंकि इसके पास जो चीज है भाई साहब, ये चार्ज इसको अंदर घुसने नहीं देगा घर के अंदर, समझ रहे हैं। तो वही चीज आपका सेल को भी घर समझ लीजिए, तो घर के अंदर कोई भी चीज घुसने के लिए उसका परमिशन चाहिए, और वो परमिशन कौन देगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन देगा कि तुम अंदर आओगे कि बाहर आओगे। ठीक है, तो वो भाई साहब तो आगे बोल दिया कि जिसके पास जो लिपिड सॉल्युबल है, जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, वही अंदर से बाहर, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकता है विदाउट कोई भी झंझट की। लेकिन किसी के ऊपर अगर चार्ज रहा या बड़ा मॉलिक्यूल हो रहा, पोलर मॉलिक्यूल हो गया, तो भाई साहब उसको मैं अंदर आने नहीं दूंगा, उसके लिए आपको स्पेशल टिकट करवाना पड़ेगा। मतलब क्या बोल रहे हैं कि देखिए, आपको शादी के अंदर जाना है, शादी घर में जाना है, और आपके पास कोई इनविटेशन भी नहीं है, आपके पास जो कार्ड रहता है वो भी नहीं है, तो आप अंदर जाइएगा कैसे? तो आप जा नहीं सकते। तो वो जाने के लिए कोई परमिशन चाहिए, तो परमिशन कौन देता है? वो परमिशन देता है बहुत सारा मेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल्स रहता है या कैरियर प्रोटीन्स रहता है, जो अंदर का माल बाहर, बाहर का माल अंदर कर देता है, और ये इसको घबलाबाजी कर देता है मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो वो कौन करता है? मेम्ब्रेन प्रोटीन कर देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा? यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा, बता दे रहे, देखिए आपको बोलेगा, देखिए भाई साहब O2 है, CO2 है, N2 है, यूरिया है, वाटर है, आपका ग्लूकोज है, आपका सोडियम है, आपका पोटासियम है, क्लोराइड पोटासियम हो गया, तो ये सब दोस्तों है। ठीक है, और आपको अगर पूछेगा कि बताओ कौन सा इसमें मॉलिक्यूल है जो जल्दी पास कर जाए मेम्ब्रेन को विदाउट झंझट का, कोई भी एनर्जी लगे बिना, बिना कैरियर के, बिना
किसका परमेबिलिटी रेट सबसे ज्यादा है। आपको क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस में ऑर्डर करना पड़ेगा कि सीक्वेंस में ऑर्डर करके दिखाओ किसका परमेबिलिटी सबसे ज्यादा रहता है टू द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में परमेबिलिटी किसका ज्यादा होता है यह आपको बताना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन भाई साहब कोई भी एंट्रेंस हो नहीं आया तो बोल दीजिएगा, सीएसआर नेट हो जाए, आईआईटी जैम हो जाए, मैं कोई बहुत सारे एग्जाम में अपियर किया, आईआईटी जैम हो गया, आपका सीएसआर नेट हो गया, बीएचयू का, जेएनयू का, और बहुत सारे एग्जाम में अपियर किया हो। ये सब क्वेश्चन तो बहुत आता है दोस्तों, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। आप पॉज कीजिए वीडियो को और खुद से करने की कोशिश कीजिए, देखिए किसका होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक चीज याद रखिएगा, क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया याद रखिएगा कि हाइड्रोफोबिक है कि नहीं, हाइड्रोफोबिक और आपका लिपिड सॉल्युबल है कि नहीं। ये क्राइटेरिया पहले आपको दिमाग में ही रखना पड़ेगा कि हाइड्रोफोबिक या लिपिड सॉल्युबल है कि नहीं। अगर है तो भाई साहब वो पास कर जाएगा सबके पहले। 2 नंबर क्राइटेरिया आपको क्या रखना पड़ेगा कि ऊपर में चार्ज मॉलिक्यूल है कि नहीं। भाई साहब अगर चार्ज रहा तो इसको अंदर नहीं आने देगा, पहले बता रहा हूं। और 3 नंबर क्राइटेरिया आप ये रखिएगा कि इसका मॉलिक्यूल जो है वो छोटा है कि बड़ा है, स्मॉल है कि लार्ज है। तो पहला क्राइटेरिया आप ये चेक कर लीजिएगा कि भाई साहब हाइड्रोफोबिक है कि नहीं। 2 नंबर चेक चार्ज है कि नहीं। 3 नंबर चेक कीजिएगा आपका बड़ा है कि छोटा है मॉलिक्यूल। तो ये 3 क्राइटेरिया आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप खुद ही करिए, खुद ही आप मोबाइल को पॉज कीजिए वीडियो को और आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा आपका पहले होगा। तो पॉज कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, देखिए सबके पहले जो पास करेगा वो हो CO2 N2 आपका O2। ये जो है भाई साहब सबसे ज्यादा परमेबिलिटी रहेगा उसका। उसके बाद जिसका रहेगा सबसे बड़ा वो हो गया यूरिया, वाटर एंड ग्लूकोज। ये मॉलिक्यूल उसके बाद पास करेगा। उसके बाद जो परमेबिलिटी रेट होगा उसका सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया एंड पोटासियम हो गया। ये क्वेश्चन हूबहू बैठा के ला देता है, यही होता है। यही 4 कोना 5 कोना क्वेश्चन जो होता है यहाँ से क्वेश्चन उठा देता है। यूरिया देगा नहीं, वाटर नहीं, ग्लूकोज। ये चिपका हुआ क्वेश्चन हर जगह आता है, तो इसको रट्टा भी मान लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत जाएगा। अब ये तो हो गया भाई साहब ये सब चीज। अब बता रहा हूं कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर ये गैसियस नहीं है, पोलर चार्ज मॉलिक्यूल हो गया तो उसको पास करने के लिए कैसे पास होता है, और वाटर मॉलिक्यूल कैसे पास कर जाता है। ऐसे वाटर मेम्ब्रेन से तो पास नहीं कर जाता है, उसके लिए बहुत सारी चीज होता है। तो 2 चीज याद रखिएगा कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होने के लिए 2 चीज होता है। एक होता है पैसिवली, कोई भी एनर्जी नहीं लगेगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है इसको। पैसिवली नहीं बोल के इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। और एक आपका होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक हो गया आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या चीज होता है और कौन कौन सा मॉलिक्यूल को पास करता है, किसको आपका आईडी कार्ड दे देता है घर के अंदर जाने के लिए, ये मैं बता रहा हूं। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में पहले मैं जाता हूं। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ना वो बिना एनर्जी का, मतलब आपका बॉडी का सेल के अंदर एनर्जी क्या होता है पहले बोलते क्वेश्चन पूछना होगा। भाई आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यहाँ उधर उधर जा रहे हैं, टलबला रहे हैं, वो कहां से एनर्जी आ रहा है, वो एनर्जी खा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, सेल उसको मेटाबोलाइज कर रहा है, मेटाबोलाइज करने के बाद एटीपी बना रहा है ना जी, एटीपी बना रहा है। और वही आपको पता है कि सेल के अंदर मेजर आपका जो एनर्जी रिसोर्सेज होता है वो एटीपी से आता है। तो एटीपी जब खर्चा होगा सेल के अंदर, एटीपी खर्चा होके अगर कोई भी मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन से पास करवा रहा है, या अगर सोचिए मेम्ब्रेन है और ये अगर कोई मॉलिक्यूल्स है ये पास कर रहा है एटीपी लगा के, तो वो भाई साहब होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर एटीपी नहीं लग रहा है या कोई भी तरह का पार्शियल आपका एनर्जी नहीं लग रहा है, ऐसे ही पास कर जाएगा, तब आप बोल सकते हैं कि भाई वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर 2 चीज आ जाता है। देखिए अच्छा से सुनिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर 2 चीज आ जाता है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का मेन मुद्दा है, इसका एक मुद्दा होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट तभी होगा जब आपका एनर्जी नहीं लगेगा, विदाउट एनर्जी, कोई तरह का आपका एनर्जी नहीं लगेगा मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाने के लिए, वो आपका बोल दीजिएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। 2 चीज आपको क्या रखना पड़ेगा, जो भी ट्रांसपोर्ट होगा ड्यू टू द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, टुवर्ड द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। अब बता रहा हूं टुवर्ड कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। ये 2 चीज भाई साहब याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ जाता है।
तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट तभी होगा जब वहां पर एनर्जी नहीं लगेगा कोई भी तरह का। और दो चीज हो गया ट्रांसपोर्ट आपका टुवर्ड द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब भाई साहब ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? देखिए एक तरफ आपका बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है, ये आप ये सोच लीजिए कि एक दरवाजा है, दो रूम है, एक दरवाजा है, एक दरवाजे के उस पर बहुत पानी है और इस दरवाजे में लॉक लगा हुआ है और बाकी ये दरवाजा है वहां पर कोई आपका पानी नहीं है। अगर आप दरवाजा खोल देंगे तो भाई साहब पानी किधर आएगा? उधर बहुत ज्यादा था, आपका घर में खाली था, इधर कुछ नहीं था, बोलते ना घर में बाढ़ आ गया। बाढ़ क्यों आता है? क्योंकि वहां पर पानी बहुत ज्यादा रहता है, आपके घर में पानी नहीं रहता है तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए घुस जाता है। तो बाढ़ में जब पानी घुसता है वो भी ड्यू टू द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ही घुसता है, ठीक है। वो उधर बहुत ज्यादा रहता है मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, आपका घर में कुछ नहीं रहता है तो आगे घुस जाता है प्रेशर से, तो वही होता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। इधर से ज्यादा रहेगा, इधर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है, इधर मेम्ब्रेन है, तो जो वो इधर कुछ नहीं है तो भाई सब इधर जाएगा, ज्यादा से कम तरफ जाएगा। तो इसको इंग्लिश टर्म में बहुत अच्छा से बोला जाता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अरे कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरह जा रहा है मतलब टुवर्ड कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये इंग्लिश टर्म में ऐसे बोला जाता है। अब बात हो गया कि आपको पता चल गया पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये दो चीज क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अब बोलिएगा कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे पास कर जाता है मेम्ब्रेन को? अगर भाई साहब आप यही चीज बोले एनर्जी लगेगा, ठीक है मान लिया, आप ये भी बताया कि आपको कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ये भी मान लिया। आप ये बताइए कि ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, और आप बताए हैं ये मेम्ब्रेन है, आप बताए कि भाई साहब मेम्ब्रेन अगर है तो उसको पास तभी कर पाएगा कोई भी मॉलिक्यूल जब वो हाइड्रोफोबिक होगा, या आपका छोटा मॉलिक्यूल हो सकता है, या आपका लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। ये क्राइटेरिया में बोल के रखा था। आप बोल रहे हैं कि वाटर पास कर जाएगा, कैसे पैसिव डिफ्यूजन में वाटर अंदर चल जाता है? आपका क्वेश्चन आएगा क्योंकि वाटर तो ऐसे छोटा मॉलिक्यूल इतना है नहीं कि घुस के चला गया, और ये इतना आपका हाइड्रोफोबिक भी नहीं है कि घुस के चला जाएगा। तो कब इस मामले में भाई साहब क्या होता है? देखिए दो क्राइटेरिया फुलफिल करना है कि आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट हो और आपका एनर्जी ना लगे, तो भाई साहब हम चैनल बना ही सकते हैं ऐसे करके। ये वाटर चैनल होता है, ये वाटर चैनल होता है, इसके थ्रू पास करता है वाटर मॉलिक्यूल, वाह समझ रहे हैं। ये घर के दरवाजे की तरफ सोच लीजिए कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, इधर बहुत मॉलिक्यूल है, बहुत ज्यादा है अमाउंट में, इधर कुछ नहीं है, तो दरवाजा इधर का खोल दीजिएगा तो भाई वाटर मॉलिक्यूल इधर आएगा कि नहीं आएगा? तो बहुत ज्यादा था इधर, इधर कम था तो आ गया, तो इसको ड्यू टू द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट भी हो गया, कोई एटीपी भी नहीं लग रहा है, तो ये पैसिव डिफ्यूजन हो गया, पैसिव आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। तो ये होता है आपको वाटर मॉलिक्यूल पास कर जाता है, इसको बोला जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये एक तरह का डिफ्यूजन होता है जिसको इंग्लिश टर्म में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोला जाता है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाता है। अब भाई साहब देखो ये जो इसका क्वेश्चन भाई साहब सीए टर्मिनेट में बहुत खतरनाक आता है कि बताओ वो वाटर मॉलिक्यूल को पास करने के लिए कौन सा चैनल यूज करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये एक्वापोरिन होता है। ये एक्वापोरिन जो है ना रिसेप्टर आपका चैनल, यही पास करवाता है बाहर से वाटर मॉलिक्यूल के अंदर तरफ। विदाउट एक्वापोरिन आप वाटर घुसा के दिखाई कैसे घुसेगा? मेम्ब्रेन है इसके अंदर जाएगा कैसे? जाएगा नहीं, तो इसके लिए एक्वापोरिन लगता है। और आपका किडनी सिस्टम में बोलता है ना कि हम वाटर खाते हैं तो रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है किडनी में, तो किडनी में कहाँ रीअब्सॉर्प्शन होता है? एक होता है हेनली लूप और एक होता है कलेक्टिंग डक्ट। ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया ना, ये आपका अगर ग्लोमेरुलस हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ये अगर कलेक्टिंग डक्ट हो गया और ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया, अगर इधर ब्लड वेसल निकल रहा है बाहर, तो भाई साहब इसको बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट। और यहाँ पर आपका ये एक्वापोरिन रहता है सेल के अंदर। इसको जूम करके दिखा रहे तो हमको समझ आ गया। देखिए ये चीज समझ आ गया तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप बोलते हैं ना कि किडनी में आपका वाटर जो खाते हैं वो रीअब्सॉर्प्शन होता है, आपको पता है 180 लीटर आपका 180 लीटर खून आपका फिल्टर करता है डेली आपका किडनी से। आप इतना ज्यादा काम नहीं कर सकते लेकिन आपका बॉडी करता है 180 लीटर 24 आवर में वो फिल्टर करता है आपका बॉडी। अगर आपका वही पूरा यूरिनेशन हो जाए, पूरा अगर भाई यूरिनेशन में लग जाए तो 180 लीटर तो आपका बॉडी में पानी है नहीं, तब तो एक दिन में खत्म हो जाइएगा, मर जाइएगा। तो आप मरते नहीं क्यों? क्योंकि बॉडी क्या करता है, जितना फिल्टर करता है उतना रीअब्सॉर्प्शन कर लेता है। तो किडनी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, इसलिए बोलता है कि किडनी खराब हो गया तो भीतर मिल जाओगे, क्या बोलते हैं, इसलिए बोलता है। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों हम अगर जूम करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे सेल्स रहता है, और ये सेल्स के वैसोलेटर मेम्ब्रेन में एक रिसेप्टर रहता है, उसको बोलते हैं एडीएच रिसेप्टर, एंटी डायरेटिक हार्मोन रिसेप्टर रहता है। यहाँ पर ये होता है वैसोलेटर पीछे तरफ का, इधर बोलते हैं एपिकल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आके आपका एडीएच बाइंड करता है, और यहाँ पर एक वेसिकल्स में आपका एक्वापोरिन ऐसे लिंक रहता है। जब भी ये सिग्नल बाबू साहब ने इसको प्रोवाइड करा,
ये यहाँ से फ्यूज हो जाएगा। अब फ्यूज हो गया मेम्ब्रेन, जो रिसेप्टर था एक्वापोरिन यहाँ पर आ जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल जो आपका फिल्ट्रेट हो गया था, यहाँ से आके वाटर जो फिल्टर हो गया था, ये अंदर अंदर आया और यहाँ से रिएब्सॉर्ब होकर अंदर आ गया। अब भाई साहब यहाँ पर आपका था कैपिलरीज, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जाके आपका कैपिलरी में चला गया। इतना समझ लीजिए कि एक्वापोरिन जो होता है वही इंपॉर्टेंट रोल करता है वाटर की रीअब्सॉर्प्शन के लिए, वो मेम्ब्रेन को ऐसे पास नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसको इंग्लिश टर्म में बोलता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और एक होता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब आपको पता है कि अगर मेम्ब्रेन है तो वाटर मॉलिक्यूल जो है आपका वाटर बोल रहे हैं, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया, ये भाई सब ऐसे ही पास कर जाता है। तो ये सिंपल डिफ्यूजन होता है। यहाँ पर भी ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इधर बहुत ज्यादा रहता है, इधर आता है, और आपका कोई भी एटीपी नहीं लगता है। तो ये हो गया सिंपल डिफ्यूजन। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का दो तरह का चीज होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह से होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन होता है, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपका चैनल प्रोटीन का यूज होता है, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा कोई चीज यूटिलाइज नहीं होता है। अब होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यहां पर भाई साहब अच्छा से याद रखिएगा दो क्राइटेरिया। वहां पर आपको दो क्राइटेरिया क्या बोला था कि ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए एक चीज, और दो चीज क्या बोला था कि कोई भी एनर्जी नहीं लगेगा। लेकिन इधर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव मतलब समझ सकते हैं कोई चीज लग रहा है एक्टिवली, तो एटीपी या एनर्जी यूज होगा आपका। अब एनर्जी, एटीपी लिखने से एनर्जी क्यों लिख रहे साइड में ये भी बताऊंगा। और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगा। दो क्राइटेरिया है इसको फुलफिल। कोई भी ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट तभी बोल सकते हैं जब ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होगा। दो क्राइटेरिया मतलब क्या क्या है कि पहला तो एटीपी एनर्जी लगेगा, और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब पहले जो एग्जांपल दिया था, गेटवा खोले तो पानी अंदर घुस जाएगा, बाढ़ आया तो पानी आपके घर में घुस जाएगा। ऐसे कब हुआ है देखे हैं कि आपका घर का पानी, मतलब उधर भी बहुत पानी है, मतलब उधर गेट खोले तो आपके घर में जितना पानी था वो इधर नहीं आके उधर उल्टा तरफ चला गया। मतलब उस रूम में बहुत पानी है, पूरा भरा हुआ है, और आपका रूम में भी पानी है लेकिन आपका पैर तक है। आप गेटवा खोले तो आपका पैर का पानी उधर चले गया, ऐसा होगा? अरे भाई साहब, अगर आप ऊपर से सीढ़ी से उतरते हैं तो आपको कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, खुदे उतर जाते हैं। लेकिन सीढ़ी में जब चढ़ते हैं तब एनर्जी लगता है कि नहीं लगता? तो सीढ़ी में जब चढ़ते हैं एनर्जी जो लगता है वो होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, ग्रेविटी आपको नीचे खींच रहा है, लेकिन आप जो जबरदस्ती ऊपर अपना एनर्जी दिखा के ऊपर जा रहे हैं, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो अगेंस्ट द एनर्जी हो गया। तो भाई अगेंस्ट कुछ ग्रेविटी को छोड़ के आप ऊपर जा रहे हैं, या मॉलिक्यूल को कम जगह से ज्यादा तरफ ले जा रहे हैं, तो कुछ तो एनर्जी लगेगा नहीं। आप जब ऊपर में सीढ़ी में चढ़ते हैं तब भाई सब एनर्जी लगता है कि नहीं लगता है? वहां पर लगता है। तो एनर्जी यहाँ पर भी लगेगा। कोई भी स्मॉल बहुत मॉलिक्यूल है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है और ये मेम्ब्रेनोवा है, तो यहाँ पर अगर बहुत मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कम मॉलिक्यूल है, तो इधर अगर ले जाइएगा तो एटीपी भाई सब खर्चा होगा। बिना पैसे के कुछ नहीं होता। जैसे जिंदगी में ऐसे सेल के अंदर बिना एनर्जी के कुछ नहीं होता, ठीक है? आपको देना ही पड़ेगा एनर्जी, बिना एनर्जी का कुछ नहीं हो पाएगा। सेल सिस्टम में पैसा वैसा तो रोकना नहीं चलता है, लेकिन रियल लाइफ में पता है आपको पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। तो ऐसे आपका सेल के अंदर भी पैसा तो सिस्टम नहीं होता है, लेकिन आपका एनर्जी बहुत लगेगा। कोई भी चीज करने के लिए एनर्जी लगता है। कोई चीज फ्री में हो जाता है, जैसे आपका शॉपिंग मॉल में देखिएगा बाय वन गेट वन फ्री दे देता है कभी कभी, तो यही चीज होता है। तो एटीपी लगेगा। अगर स्मॉल जगह से आप ज्यादा तरफ ले जा रहे हैं तो उसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोला जाता है, और आपका एटीपी या यूटिलाइज होना चाहिए। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है, देखिए क्या होता है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके का क्या होता है? एक होता है, इसको इंग्लिश टर्म में बोलता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दो नंबर होता है आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ रहे हैं? ये इसका नाम क्यों है प्राइमरी सेकेंडरी क्यों आता है? प्राइमरी मतलब ये भाई सब डायरेक्ट एटीपी यूज करेगा, एनर्जी सोर्स, लेकिन ये सेकेंडरी जो पार्ट है वो डायरेक्ट एटीपी नहीं यूज करेगा। ये थोड़ा अलग तरीके से चलता है, मैं बताऊंगा क्या करता है ये, ठीक है? पहले प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं सेकेंडरी में आता हूं। तो वीडियो बहुत बड़ा नहीं करूंगा, 30 मिनट में खत्म कर दूंगा, ठीक है? तो 30 मिनट तक सह लीजिए थोड़ा। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये होता है कि कोई भी अगर मेम्ब्रेन है, ये अगर मेम्ब्रेन हो गया तो मेम्ब्रेन में भाई साहब, ये मेम्ब्रेन में आपका बहुत सारे चैनल्स रहता है। ये चैनल्स रहता है, वही चैनल क्या करता है, अगर ये इधर कम मॉलिक्यूल है और इधर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है, तो इधर मॉलिक्यूल को खींच के
ये भाई साहब क्या करेगा, एटीपी को यूटिलाइज करेगा और एडीपी बना देगा इधर, अब बॉन्ड टूटेगा। तो भाई दुख तो अगर आपका घर में दिल टूटता है तो भाई बुरा लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। तो एनर्जी होता है ना एक तरफ का, तो यहाँ पर भी एटीपी से आपका एडीपी आ गया ना, तो एनर्जी का जो बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी निकलता है, तो वो जो एनर्जी निकलता है उसको यूटिलाइज करके ये भाई सब क्या करता है कि इधर जो कम मॉलिक्यूल होता है उसको अंदर तरफ लेके आ जाता है, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल पहले से ज्यादा था वहां पर ज्यादा देता है। जिसके पास पहले से पैसा है उसके पास ज्यादा पैसा आ रहा है। जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, जिसके पास पैसा रहता है उसके पास ज्यादा पैसा आता है, जिसके पास नहीं होता है उसके पास आता ही नहीं। इसलिए बोलता है कि अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। तो वही सिस्टम यहाँ पर काम करता है कि भाई साहब इधर कम था ऑलरेडी, आप उधर नहीं ले जाके आप मॉलिक्यूल इधर ला लीजिए, उल्टा पैसा खर्चा करके आप मॉलिक्यूल इधर ला दीजिए। तो सेल के अंदर भी ऐसे होता है कि इधर बहुत कम था इधर ला दिया, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, डायरेक्ट एटीपी उसके इसलिए। और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, इधर बहुत ज्यादा इधर कम है, तो लेकिन कम से ज्यादातर आ रहा है, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। तो ये हो गया भाई साहब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल क्या है, सेल के अंदर कहाँ मिलता है, क्या चीज में हेल्प करता है। अब जो मुंह में देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन के आपको पता चला कि संजय सर ऐसा बात कर रहा है, तो पता कैसे चल रहा है, आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ना जी। अगर आपको पता नहीं कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, उसका भी वीडियो में बना दूंगा। एक्शन ट्रांसपोर्ट आपका जनरेट होता है आपका कान से, ये जो सुन रहे हैं आप ना मेरा वीडियो का, वो आपका एक्शन ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपका कहां जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन में जाकर प्रोसेस हो रहा है। तो किसके थ्रू जा रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जा रहा है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बनाने के लिए आपका नाम सुने होंगे, सोडियम पोटासियम पंप बहुत अच्छा हेल्प करता है। ये सोडियम पोटासियम पंप क्या होता है, ये सोडियम पोटासियम पंप जो नीचे आपका मेम्ब्रेन के नीचे पोटेशियम लेवल बहुत ज्यादा रहता है, बाहर तरफ सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को आपके मेंटेन रखता है, आपका बोल सकते हैं वो मेंटेन रखने के लिए सोडियम पोटासियम ज्यादा हेल्प करता है। तो आप जो सुन रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, उसका रोल होता है इस चीज में। आप इसका भी मैं वीडियो अच्छे से बनाऊंगा तो आपको समझ आएगा, इतना यहाँ इस वीडियो में समझ नहीं आएगा। तो सोडियम पोटासियम पंप जो होता है वो एक तरह का आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। और ये भाई साहब क्वेश्चन इतना बार सीएसआई नेट में आ गया, इतना बार आपका जेएनयू का एग्जाम में, बीएचयू के एग्जाम में ये ट्रांसपोर्ट हुआ, हर जगह दे देता है। एक हो गया सी। और ये क्या होता है, देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो चैनल्स होता है बहुत तरह का चैनल होता है। एक होता है VATPase होता है, एक होता है FATPase होता है, एक हो गया VATPase, एक हो गया FATPase, एक होता है PATPase, एक होता है आपका ABC ट्रांसपोर्ट। हम बोले थे, बोलिए कहां बोले थे ABC ट्रांसपोर्ट कहां रहता है, पहला वीडियो में बताया था। फ्लॉपेज होता है, उसमें आपका फ्लॉपेज जो होता है वो ABC ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। एटीपी बाइंडिंग कैसेटी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये भी एटीपी डायरेक्ट यूज करता है। तो ये टाइप होता है, वैरायटी होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट चांस होने का। तो ये डायरेक्ट एटीपी को यूज करके मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है, तो इसको हल्के में एकदम ही मत लीजिएगा। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका होता है CFTR। ये भी आपका एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। चैनल प्रोटीन होता है, मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे रहता है, मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे रहता है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह। तो भाई साहब इसका काम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म नेम क्या है, कहां से आया है, इसका नाम है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। ये होता है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, इसका फुल फॉर्म नाम है। इसका काम क्या होता है कि भाई साहब जो क्लोराइड आयंस होता है ना, इसका भी महत्व सेल के अंदर बहुत ज्यादा होता है। ये क्लोराइड आयन जो होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर ले जाने में हेल्प करता है। तो इसका अगर डिस्ट्रक्शन कर दिए ना, अगर आपका इंटेस्टाइन मेम्ब्रेन में इसका आउटफ्लो, मतलब आपका लूमेन में अगर ज्यादा क्लोराइड आउटफ्लो होने शुरू किया, तो अगर क्लोराइड कंसेंट्रेशन आपका लूमेन में बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वाटर भी आपका लूमेन में ज्यादा आ जाएगा। लूमेन में बहुत ज्यादा आ जाएगा तो ससुर आपको क्या होगा पता है, वहां पर आपको हो जाएगा खतरनाक चीज, हो जाएगा आपका डायरिया। अब डायरिया हो जाएगा तो आपको समझ रहे क्या कितना दिक्कत हो जाएगा। तो ये होता है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये भी आपका एटीपी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। और एक क्वेश्चन आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका ये जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम पंप है, इसका इनहिबिटर का नाम बताऊं,
तो वाह बेंजीन बोल के आपका होता है, ये इनहिबिट करता है आपका इस सोडियम पोटेशियम पंप को। तो ये भी याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है वाह बेंजीन बोल के, ठीक है। इनहिबिटर से क्वेश्चन फटाफट दे देता है और आप सोचते हैं खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया होगा। तो भाई साहब ये हो गया आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक हो गया आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, देखिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये होता है, इसको ऐसे समझिए तो अच्छा होगा। आपका एक दोस्त था, आपका कोई रिश्तेदार था जो आपको इनविटेशन दिया शादी में, आपको कार्ड है आपके पास, आपका परमिशन है शादी घर में जाने के लिए, लेकिन आपका दोस्त आ गया आपके पास, वो बोला मैं भी जाऊंगा, लेकिन उसका परमिशन नहीं है। लेकिन आप बोले भाई सब तुम रुको, तुम मेरे साथ चलो, तुम भी खा लेना जाके शादी घर में। तो उसको आप अपना इनविटेशन कार्ड से उसको भी लेके जाके अंदर घुस गए, तो आपका एनर्जी, अगर इनविटेशन कार्ड को आप एनर्जी की तरह ट्रीट कीजिएगा तो आपका एनर्जी को यूज करके आप दोस्त को भी घुसाए अंदर। तो ये होता है कि दूसरे का एनर्जी को यूज करके तुम भी घुस जाओ अंदर में। तो ये होता है फर्जीवाड़ा। यार एक फर्जीवाड़ा यहाँ पर भी होता है। कैसे होता है, ये अगर मेम्ब्रेन है और ये आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, तो सपोज ये सोच लीजिए सोडियम है और ये मॉलिक्यूल जो है आपका, ये आपका ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज को अंदर करना है, क्या करना है, ग्लूकोज को अंदर करना है, तो इसके पास तो एनर्जी है नहीं, तो ये अंदर कैसे जाएगा। तो भाई सोडियम मैं पहले बताया सेल के बाहर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में रहता है और पोटेशियम सेल के अंदर बहुत ज्यादा रहता है। तो ये आपका जो सोडियम रहता है और ये जो ग्लूकोज है, इस सोडियम ग्रेडियंट को मतलब बहुत ज्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, अंदर जाने का प्रोबेबिलिटी होता है कि भाई घर के अंदर घुसेंगे। तो ये जब घर के अंदर घुसेगा तो भाई साहब इसको लेके भी घुसेगा। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डायरेक्ट एटीपी नहीं यूज कर रहा है, लेकिन सोडियम जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है उस एनर्जी को यूटिलाइज करके ग्लूकोज को अंदर घुसा दे रहा है। तो ये एक तरह का पार्शियल एनर्जी लेता है, तो उसको बोलता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी ऐसे होता है। और ये कहां देखा जाता है, आपको अगर पता है, आपका इंटेस्टाइन में जब खाना खा लेते हैं, भूख लगता है, खाना खा लिए, पूरा हजम कर लिए, हजम करने के बाद जब आपका कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो होता है वो जब आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ना, आपका इंटेस्टाइन में, आपका ये इंटेस्टाइन है, ये आपका इंटेस्टाइन जो हो गया, यहां पर जो खाना आपका कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, उसको भाई ब्लड वेसल्स में जाना है, तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा। लूमेन से आपका ब्लड में जाने के लिए आपको एब्सॉर्प्शन होना पड़ेगा, जिसको एब्सॉर्प्शन स्टेप बोला जाता है। तो वो अगर ये सोच लीजिए कि ये लुमिनोआ है, ये आपका सेल है और ये आपका सेल इधर का है, ठीक है, और आपका लुमेन है ये वाला आपका इंटेस्टाइन का। तो इस सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, यहां पर अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, तो इसको ग्लूकोज समझिए और ये ब्लू डॉट को आप सोडियम समझ लीजिए, ठीक है। तो ये भाई साहब ये भी अंदर जाएगा, ये भी अंदर जाएगा और ये सेल के अंदर आएगा। सेल के अंदर आने के बाद ये जो रिसेप्टर आपको दिख रहा है ना, ये होता है आपका SGLT, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये सोडियम ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्टर होता है वो आपका इंटेस्टाइन के लुमेन में रहता है, जहां पर सोडियम दो लेता है और आपका ग्लूकोज को भी अंदर घुसा लेता है। तो वो सोडियम के कंसेंट्रेशन को यूटिलाइज करके ग्लूकोज को अंदर करता है। बाद में ये ग्लूकोज अंदर जाके ये वेस्कुलर मेम्ब्रेन से जाके आपका ब्लड कैपिलरीज जो होता है उसके अंदर आ जाता है और आपका जाके लीवर में चलता है, लीवर में वहां पर प्रोसेस होता है, फिर लीवर से आपका हार्ट में जाता है, हार्ट में जाने के बाद वहां पंप होता है, आपका बॉडी में फैल जाता है। तो ये जो होता है प्रोसेस बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये अगर ये खराब हो गया ना, आपका ये रिसेप्टर खराब हो गया, तो आप खाना भी खा लीजिएगा, हजम भी हो जाएगा, लेकिन वो एब्सॉर्प्शन हो गया, एब्सॉर्प्शन होगा ही नहीं, तो आपका थकान महसूस होगा बहुत ही खतरनाक और आपका बॉडी एनर्जी नहीं मिलेगा। तो ये होता है आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पर आपका डायरेक्ट एनर्जी यूज हो रहा है, लेकिन आपका वहां पर सोडियम का कंसेंट्रेशन को यूज करके आपका ग्लूकोज को अंदर में घुसाया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर में बताया ऐसे। अब इसको क्या बोला जाता है, अगर ये मेम्ब्रेन सोचिए और एक ट्रांसपोर्टर है, दोनों मॉलिक्यूल को एक तरफ जा रहे हैं, अगर दो मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज है, एक सोडियम हो गया, दोनों अगर मेम्ब्रेन के एक तरफ जा रहा है, एक साथ जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सिम्पोर्टर। वही एक चैनल मॉलिक्यूल है जहां पर एक अंदर से बाहर जा रहा है, एक बाहर से अंदर आ रहा है, मतलब एक अंदर मॉलिक्यूल था, एक बाहर मॉलिक्यूल था, वो दूसरी तरफ जा रहा है, एक ही डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोर्टर। और एक ही चैनल है जहां पर एक ही तरफ मॉलिक्यूल जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिपोर्टर।
तो ये 3 तरह का वैरायटी होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। बस यही चीज पढ़ाना था आपको। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं बता रहा हूँ। देखिए ये चीज आपको समझ आ जाएगा तो आप पढ़ दीजिएगा। एक तो क्वेश्चन आपका सोडियम पोटेशियम पंप से आता है, उसका इनहिबिटर का नाम याद रखिएगा और उसका काम क्या है, क्या करता है आपको याद रखना पड़ेगा। 3 सोडियम को बाहर ले जाता है, 3 सोडियम को बाहर जब ले जाएगा उसके साथ साथ आपको क्या करेगा, 2 पोटेशियम अंदर लेके आएगा, तो एंटी ट्रांसपोर्ट होता है, आपका एंटी पोर्टर की तरह काम करता है। 3 सोडियम बाहर जा रहा है, 2 पोटेशियम अंदर ले जा रहा है, तो आपको मेंटेन करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। आप अगर पढ़िएगा न्यूरो आपका एक्शन पोटेंशियल, वहां पर आपको पता चलेगा। तो वो हो गया आपका सोडियम पोटेशियम पंप, जहां पर एटीपी यूटिलाइज होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और ये हो गया सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, जहां पर आपका एनर्जी डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं होता है, आपका कोई भी किसी का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को यूज करके अंदर में से मिलाया जाता है। ये हो गया आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इंटेस्टाइन में आपका एब्सॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, वो भी इसके तरह ही होता है। तो इंटेस्टाइन का लुमेन में ऐसे सीएसएन नेट में दे देता है, इधर बॉक्स 4 ऑप्शन दे देगा, इधर 4 चीजें दे देगा, आपको रिसेप्टर का नाम लिख देगा, एसजीएलटी आपका ग्लूट रिसेप्टर ऐसे करके दे देगा, इधर आपको बोल देगा इंटेस्टाइन मेम्ब्रेन किडनी का रिसेप्टर, ये ऐसे ऐसे करके दे देता है। आपको मैच करना पड़ता है, वहां पर 4 नंबर रहता है। आपका बीएचयू का एग्जाम में भी दे देता है, बोलो एसजीएलटी कहाँ रहता है या आपका ग्लूकोज एब्सॉर्ब कहाँ कैसे होता है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको बता दिया पहले सीरीज वाला कि भाई वाटर मॉलिक्यूल पहले घुसेगा या आपका चार्ज पार्टिकल घुसेगा पहले, ये सब चीज क्वेश्चन आता है। अरे ये बेसिक चीज होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। आप लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट आपको पढ़ा दिया बहुत, जितना आसानी से पढ़ा सकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, हर बार आने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, हर बार मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।